लोग आराम से। कल तक जो हुआ था उसमें कोई दिक्कत? बताओ। सर अभी लड़ाई चल रही है, क्या होगा? किसकी लड़ाई चल रही है? ईरान इजराइल यूएस की। चलने दो ना भाई, इनको चलते रहेगा। अरे सर अब जैसे कुछ तो अगर जिससे का क्रूड ऑयल आना बंद हो जाएगा। अभी जैसे कि एलपीजी की शॉर्टेज की वजह से बैंगलोर मुंबई में सारे जो कमर्शियल जितने भी रेस्टोरेंट्स थे होटल्स वगैरह थे सब पे शट कर दिया है। तो फिर अब ऐसे तो कब तक ही चल जाएगा, क्योंकि रशिया ने तो देने से ही मना कर दिया कि तुम पहले क्यों गए यूएस के पास। और ईरान की तो सारी ऑयल ऑयल इंडस्ट्री इंडस्ट्री सारी सारी फेंक रखी है। अब हमारा तो सारा डिपेंडेंस इस पे। अब मान लो जैसे हम दूर से आते हैं, क्रूड ऑयल बंद हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगा। डोंट वरी, नहीं। क्यों? नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है ना, सबको पता है कि चीजें कैसे मैनेज करनी है। यूएस को पता था उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और इंडिया को भी पता है। तो इंडिया पहले से ही समहाउ, मतलब ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिस्ट्रप्शन हो जाए, बट ऐसा चीज कोई ऐसी चीज नहीं होने देंगे जिससे पूरा वर्ल्ड रुक जाए। मैं तो सर से बस यही सोच रही हूँ। ना ना, कुछ नहीं होगा, परेशान मत होइए। सब ठीक ही होगा। एनीवेज। ये वाला। जरूर। चलिए। 6 एग्जाम से। ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि एक एग्जाम 100 मार्क्स का हो सकता है। इंटू 6 टोटल कितने हो गए? हम्म, मुझे मार्क्स किस रेशियो में मिले हैं? ठीक। और मुझे ओवरऑल मार्क्स कितने मिले हैं? 60%। 360। ठीक। अगर मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ सब में, अगर और मैं सबको ऐड कर देता हूँ, कितना आता है? 19 और 15 34 40 45। 360। 45x = 360। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8, 90। हाँ, एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी। 7 8 56, 8 8 64। 60% से ज्यादा उसको 3 एग्जाम में मार्क्स मिले हैं। ठीक है मैडम। हो गया। हम्म। हाँ। Sir, in how many numbers of paper did he score less than 60% of the maximum marks? 3 पेपर हो गए ऐसे। समझी दोबारा बताना। तुम्हारा ध्यान नहीं था यहाँ। हाँ। नहीं। हाँ। ये एक्स की वैल्यू 8 आया। ठीक है। 8 × 5 कितना होता है? 40। 8 × 6 48। 8 × 7 56। 8 × 8 64। यानी कि 60% से कम, 60 मार्क्स से कम कितने एग्जाम्स में आए? 3 में। हाँ, ये बात नहीं समझता। बस। चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन करें। आ जाओ। हाँ जी। आप लोग भी आगे आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा। अरे, आ जाओ तो ये सवाल करो। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस खत्म कर दें। हम्म, जल्दी से। A trader sells 2 bullocks for rupees 8400 each। ठीक है। Neither losing or gaining in total। ठीक है। If he sold one of the bullocks at a gain of 20%। ठीक है, यानी कि 20% का मतलब क्या है? 20/100, 1/5 है ना। गेन है तो यानी कि 5 के सामान को एक ऐड करके 6 में बेचा है उसने। ठीक है।
ए की जो कीमत है 5 का सामान था, ऐड किया 6, ठीक है, ये सीपी और ये एसपी, ठीक है, नो लॉस नो प्रॉफिट है। आगे, द अदर इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ, ठीक है, ये बताना आपको। आपको पता है कि जो सेलिंग प्राइस है दोनों का वो सेम है, तो जो आर्टिकल बी है उसका सेलिंग प्राइस भी 6 ही होगा। हम्म। और दोनों को ये पता है नो लॉस नो प्रॉफिट है, तो सीपी और एसपी भी दोनों बराबर होंगे। तो यहां पे मुझे, सॉरी, 7, तो यानी कि ये भी 12 और ये भी 12, नो लॉस नो प्रॉफिट। अब मुझे लॉस कितने का हुआ इस पे, ठीक है, इंटू 100, 14:2/7, ठीक है, ये होता हूँ सही। अदरवाइज अगर वैसे भी मान के करना है तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ आया, क्योंकि आप कल थी नहीं, इसलिए आप ऐसे समझो कि आपने दो चीजें बेची, ओवरऑल आपने जितने की खरीदी थी उतने की ही बेची है, ठीक। तो उसने कहा कि पहली को आपने 20% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है। जब मैं 20 की फ्रैक्शन में लेके आता हूँ 20% को, तो मैं इसके में बटे में 100 कर दूंगा परसेंटेज हटाने के लिए। अब मैंने सिंप्लीफाई किया, ये आ गया 1/5। 1/5 का ये मतलब हुआ कि जो 5 का सामान था, मैंने एक गेन हुआ है तो एक बढ़ा के बेचा है, ठीक, अगर गेन हुआ है तो। अगर यहाँ पे लॉस होता तो मैं एक कम करके बेचता, ठीक है। तो 5 का सामान मैंने, कॉस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 6 है, ठीक। अब मुझे पता है जो ये सेलिंग प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है 8400 ईच, ठीक है। तो ये भी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है सीपी और एसपी दोनों बराबर हैं, क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट है ओवरऑल ट्रांजैक्शन पे, ठीक है। तो अगर एसपी 12 है तो सीपी भी 12 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5 ऑलरेडी था, तो 12 में से 5 माइनस करो, तो इसका जो सीपी था यानी कि कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, वो 7 था, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 7 का सामान था मैंने 6 में बेचा, ठीक। तो मुझे कितने परसेंट का लॉस हुआ, मुझे अब ये निकालना है। यस, यहां पे 4 लिखते हैं आप, और यहाँ पे भी अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो यहाँ पे भी आप 4 लिख दो। सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए ना, तभी तो आपने इसको बराबर किया। अगर ये अलग होता है तो आप इसको बराबर नहीं रख सकते, हो सकता है फिर सीपी सेम हो, कुछ ऐसा हो सकता है, फिर इक्वेशन उसके हिसाब से लिखी जाएगी, ठीक। बस ये समझना, ऐसा इस तरह के सवालों में जो डेटा दिया हुआ है, अनटिल अनलेस दे आस्क यू टू फाइंड द एग्जैक्ट नंबर, अगर परसेंटेज की बात है तो ऐसा उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर आपका काम बगैर उसकी हो जाएगा। ये क्यों है, आई थिंक आया एक दो एग्जाम में तो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब ये समझो। एससीएस में पता नहीं आ रहा है नहीं आया, लेकिन बाकी भी एग्जाम्स हैं उसमें आया हुआ। एससीएस का मैंने दिखाया था ना आपको कल, जो क्वेश्चन नीचे कराया था, कि भाई उसमें ए को 60% पे 25% फिर डिस्काउंट देते हो, उस तरह के सवाल उसमें आए हैं। और वैसे एससीएस के सवाल एक्चुअली इजी आए हैं, तो इस वाले टॉपिक से तो मैंने एक दो क्वेश्चन और देखा था, बट वो ऐसे थे नहीं कि उनको यूं कराया भी जाए, वो ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। ये बात समझ आई। ये वाला सवाल था, A man finds that the cost price of 2750 articles is same as selling price of 2500 articles. Find out the profit or the loss percentage. Find out the loss or the profit percentage. उसमें ओवरऑल जो ट्रांजैक्शन हुई है ये, ठीक है, उसने कहा है कि भाई 2750 जो कुछ आइटम्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, उनका जितनी लागत है, उनका जितना क्रय मूल्य है, वो बराबर है 2500 आइटम्स को बेचने के, यानी कि उनके सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक। अब उसने पूछा है कि भाई टोटल जो ट्रांजैक्शन हुई है वाली, इसमें कितने परसेंट आपको लाभ हुआ या फिर हानि हुई, ये बताना है। करो तो सही। नहीं समझ आया। अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार आपने ना
100 आइटम खरीदे, ठीक है, उनका कोई क्रय मूल्य होगा, सीपी होगा, ठीक है भाई। 100 आइटम आपने खरीद लिए, मानो एक्स प्राइस मान लो, एक्स प्राइस मान लो, चलो एक्स, ठीक है, एक्स में खरीदे है ना, या इवन नंबर मान लो, ज्यादा आसान होगा। एक का प्राइस कितना था, 10, तो टोटल प्राइस कितना हो गया, 1000 हो गया टोटल। अगर एक आइटम 10 रुपए का आता है, तो 100 कितने के आएंगे, 1000 के, ठीक है। अब मैंने कहा कि जो 80 आइटम है, ठीक है, उनका जो सेलिंग प्राइस है वो 100 आइटम के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी कि जितने के मैंने 100 खरीदे थे, उतने में मैंने 80 ही बेच दिए, बाकी के जो बीच में 20 जो बचे वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं 80 को मैंने 1000 में बेचा, ठीक है, तो इसमें एक को मैंने कितने में बेचा, इसको 80 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा, 80 से डिवाइड 0 और 12.5, ठीक है, तो ये एसपी आ गया इसका 12.5। ये बात समझ आई कि मैं ये बोल रहा हूं कि आपने ना कहीं से 100 आइटम्स खरीदे किसी भी चीज के, ठीक, एक आइटम की जब कीमत थी ना वो 10 रुपए थी, आपने 10 रुपए में खरीद लिया, ठीक, चलो, मैंने 10 में खरीदा, तो टोटल मेरे कितना मुझे पे करना पड़ा, कितने पैसे दिए मैंने, 1000। ये बात आई क्लियर। अब मैंने क्या बोला, मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, ठीक है, मुझे मैंने कितने में बेचा वो, मैंने कहा तुमने जो 100 आइटम्स खरीदे थे ना, ठीक है, जितने में तुमने वो खरीदे थे, उतने में मैंने 80 को सेल कर दिया है। मैंने खरीदे, अब मुझे बेचने हैं किसी को, जितने तुम्हारी 100 की खरीदने की लागत थी या कीमत थी, वो मेरा 80 को बेचने के बाद मुझे उतना पैसा मिल गया है, 20 बचे ना मेरे पास, भाई मैंने 80 तो बेचे हैं, तो 20 तो मेरे पास बाकी है ना अभी, तो प्रॉफिट होगा ना, नहीं। अगर मैंने 100 आइटम खरीदे 1000 रुपए के, और मैंने उसमें से 80 आइटम को 1000 रुपए में बेच दिया, तो 20 जो आइटम बचे वो तो मेरा प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है, वो 20 वाला आइटम मेरा प्रॉफिट है। अब यही बोल रहा है कि उसने डायरेक्ट ये बात ना बोल के, डायरेक्ट ये बात ना बोल के, उसने घुमा फिरा के बात बोल दी कि भाई इस वाले क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 2750 आर्टिकल्स है, 2750 जो आर्टिकल्स हैं, उनकी जो लागत है वो बराबर है 2500 को सेल करने के, ठीक है। इसका ये मतलब हो सकता है कि अगर मैं ऐसे लिख दूं जैसे 2750, पता नहीं यार, ठीक है, 2750 का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, मैं इसके अगर कॉस्ट प्राइस गुना कर दूं, जैसे कि मैंने इसमें यहां पे समझाया था, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो 1000 आर्टिकल है उनका कॉस्ट प्राइस 10 है, गुना कर दूं बराबर 80 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। यही मतलब हुआ इस बात का कि जितने मैंने 100 खरीदे थे, ठीक, और मैंने 80 को उतने में ही बेच दिया, दोनों बराबर हैं। अब ये 1000 होता है और ये 1000 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 100 आइटम्स का कॉस्ट प्राइस था, यानी कि जो उसकी लागत मूल्य थी, ठीक है, जितना उसे खरीदने में मुझे पैसा लगा था, वो मैंने कमा लिया 80 के को बेचने के बाद, 80 का सेलिंग प्राइस के बराबर होगा, यही है। अगर मैं अब इस क्वेश्चन पर आ जाऊं, तो 2750 का जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो उनका लागत मूल्य है, वो बराबर होगा 2500 के सेलिंग प्राइस के, बताओ। हम्म, भाई जितने में आपने ये खरीदे, उतने में आपने ये बेच दिए, यही बात है। अब अगर मैं अब देखता हूं, मैं रेशो निकाल, नहीं नहीं, वो सेम एज अ सेलिंग प्राइस ऑफ 2500 आर्टिकल्स हैं ये, सेलिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कुछ भी हो सकता है, बट उससे इक्वेशन चेंज तो नहीं होगी ना। मुझे ये तो पता है ना, 2750 को जितने में मैंने खरीदा है, उतने में मैंने 2500 को बेचा है, तो ये तो दोनों बराबर रख सकता हूं मैं, ठीक है। अब मैं इनका क्या कर सकता हूँ, दोनों का रेशियो निकालता हूँ, सीपी को यहां पर रखता हूँ, ये एसपी इसके नीचे ले आऊं, बराबर 2500 और 2750, ठीक है। अगर मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 10 से ये काटता हूँ, तो ये 10 आएगा और ये कितना आएगा, 11 आएगा,
ठीक, इसके बाद इसका मतलब क्या है कि मेरा कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपए है तो मैंने वो सामान 11 रुपए में बेचा है। ठीक, नहीं समझ आया? आया समझ? नहीं आया? अगर इसका जो रेशियो है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 10 है और सेलिंग प्राइस मेरा 11 है। ठीक, अब मुझे प्रॉफिट निकालना है। 10 की चीज को मैंने 11 पे बेचा है तो प्रॉफिट क्या आएगा मेरा? अगर कोई चीज मैंने 10 की खरीदी, 11 में बेचा, प्रॉफिट कितना है? एक। कॉस्ट प्राइस क्या आया मेरा? 10 रुपए इंटू कितना आ जाएगा? आपका 10%। ये आपका परसेंटेज। परसेंटेज के लिए तो आप शो करेंगे ना? हाँ बताओ, ये बात समझ आई या नहीं आई? ऐसे सवाल जनरली आ जाते हैं कभी कभी। तो बस इसमें एक लॉजिक याद रखना है कि भाई अगर इस केस को मैं अगर उल्टा कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कॉस्ट प्राइस ऑफ 500 आर्टिकल्स इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ 600 आर्टिकल्स, देन फाइंड लॉस और गेन परसेंटेज। ठीक है, बताओ ये वाला सवाल का आंसर क्या होगा? ठीक है, अगर 500 आर्टिकल की जो लागत है वो बराबर है 600 आर्टिकल के विक्रय मूल्य के, उनको बेचने के बराबर है, तो अब मुझे जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन हुई उसमें मुझे कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, मुझे ये बताना है। ठीक, बताओ कि भाई आपने 500 आर्टिकल कहीं से खरीदे, है ना? क्या आंसर आएगा? 16:2/3। ठीक, मैं तो राइट करती कोई बात, हूँ, होता है ना। सब सही है। सही आंसर आपका, गलत नहीं है मुझे लगा। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है, सीपी 500 आर्टिकल का, ठीक है, कॉस्ट प्राइस बराबर कितने हैं, एसपी कितने, 600 आर्टिकल्स का, यही है। इसमें मैं रेशियो निकाल दूं, ये काट देता हूं यहाँ पे, तो सीपी के बटे में क्या हो जाएगा, एसपी, यहाँ पे हो जाएगा 6/5। ठीक है, अब यानी कि जो 6 का सामान था वो मैंने 5 में बेचा, इसका यही मतलब हुआ। तो मुझे अब ये इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने का हुआ लॉस? कितने पे हुआ? 6 पे। अब मैं वो ना शो कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16/2/3। ठीक है, ऐसे आप कर लो इसे। अगर आपने ये वाली एक बार चीज समझ ली ना, बस इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है ना, जब परसेंटेज की बात है ना तो परसेंटेज में कुछ चेंज नहीं हो सकता, आप कोई भी वैल्यू ले लो। अगर इसकी जगह आप 12 ले लो और 10 ले लो, बात फिर भी सेम रहेगी, उससे कुछ चेंज नहीं होगा। चाहे 18 ले लो या 15 ले लो, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम छोटी वैल्यू इसे रखते हैं क्योंकि इससे चीजें सिंपल रहती है। अगर नहीं तो अगर आप इसको ऐसे भी करना चाहो कि भाई सीपी और एसपी कितना हुआ, ये था 600 और ये था 500। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो था उसका वो 600 रुपये था और जो सेलिंग प्राइस था वो 500 रुपये था। अगर इस पे भी निकालोगे यानी कि 100 रुपये का नुकसान हुआ उसे, तो 100 बटे अगर 600 करोगे आप, गुना 100 करोगे तो भी बात सेम ही रहेगी, है ना? ये डायरेक्ट एक ही बात है, उससे कुछ चेंज नहीं होगा सच। लेकिन हम वो इसलिए काट देते हैं जिससे कि कैलकुलेशन आसान हो जाती है, डायरेक्ट बार बार नहीं करना पड़ता। ठीक है।
ये बात आई समझ अभी? चलो, ये वाला। यार मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, हर टाइप के आप एक एक दो दो सवाल कर लो, उसके बाद एटलीस्ट आपको आइडिया लग जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी फिर वो करने में, ठीक है? मैन परचेज सम नंबर ऑफ मैंगोज एट द रेट ऑफ 65 मैंगोज फॉर रुपीज 1, ठीक है? हाउ मेनी मैंगोज फॉर रुपीज डिड ही सेल टू अर्न 30% प्रॉफिट? ये बताना। करो भाई। नीतीश और टीना, आप लोग भी प्लीज जवाब दें ऑनलाइन। हाँ जी। भाई एक आदमी ने 1 रुपीज में कितने आम खरीदे? 65। ठीक है, अब वो बोल रहा है 1 रुपीज में मैं कितने आम बेचूं जो मुझे 30% का प्रॉफिट हो जाए, ये बताना। अगर मैं एक बेसिक तरीके से करके बता दूं, अगर कुछ नहीं आ रहा है, 65 जो मैंगोज हैं उनकी कीमत क्या है बताओ? सही। एक मैंगो कीमत क्या है? 1/65। ठीक है, अब उससे क्या निकालना है, एक की कीमत क्या क्या है, इसको कितने परसेंट प्रॉफिट में बेचना है? 30% पे। ठीक है, तो अगर मुझे इसका 30% प्रॉफिट निकालना है, तो मैं 1/65 गुना 130/100 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने बताया था कि ये 100 है, तो 130% मुझे डायरेक्ट निकाला, नहीं तो मैं मुझे वैसे करना पड़ेगा फिर ये 1:1। अगर 30% का प्रॉफिट मुझे चाहिए, 100 रुपए का सामान है, तो कितना आएगा वो 30। क्यों? क्योंकि आपने 100 × 1/30 डिवाइड बाय 100 कर दिया डायरेक्ट, 130% उसका निकाल दिया। इस केस में मैं यही कर देता हूं, दो, ये कितना आ गया, 1/50। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आम की कीमत 1/50 हो जाए, तो मुझे 30% का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब 1 रुपए में मैं 50 आम बेच दूं, तो मुझे 30% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये बात समझ आई कि अगर एक आम की कीमत 1/65 है, तो 65 आम आप 1 रुपए में खरीद पा रहे हो। अगर एक आम की कीमत 1/50 है, तो इसका मतलब आप 1 रुपए में कितना आम खरीदोगे? 50 आम। तो 1 रुपए में आपको कितना आम बेचने पड़ेंगे? 50, जिससे आपको 30% प्रॉफिट मिल जाए। ठीक। एक तो अगर कुछ ना दिमाग में आए, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर थोड़ा सा और ये देखना है कि यार थोड़ा और सिंपल रखते हैं चीजें, तो अगर मैं देखता हूं, मैं फिर से 100 मान लेता हूं। ठीक, एक मान लो, 100 मान लो, एक ही बात है। मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? आपको नहीं समझ आया? अच्छा, ये वाला तरीका समझो आप। इसमें देखो, 65 मैंगो आपने 1 रुपए खरीदा। ठीक, ये वाला नहीं समझ आया? अच्छा, 65 मैंगो की कीमत है 1 रुपए। एक मैंगो कीमत कितनी होगी? एक, जो यहाँ पे होता है 1/65 रुपीज हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आपसे कि भाई 10 मैंगो की कीमत है 10 रुपए। और मैं तुम्हें यही सोच रही थी, सर ये एग्जाम्पल। ठीक है, 10 मैंगो कीमत है 10 रुपए, ठीक है? आपने 10 आम खरीदे 10 रुपए के। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक आम की कीमत क्या है बताओ?
एक आम की कीमत क्या है? आपने 10 रुपए के 10 आम खरीद लिए। अब मैं पूछ रहा हूं आपने एक आम कितने का खरीदा? कैसे निकाला? जितना आपने टोटल पैसे दिए उसे, ठीक है, 10 रुपए दिए, कितने आम खरीदा आपने? 10। और इसको 10 की जगह ना इसको 50 मानते हैं, रुको फिर ज्यादा सही रहेगा। अब मुझे बताओ एक आम की कीमत कितनी होगी? आपने 10 आम खरीदे 50 रुपए में, ठीक है। एक आम आप कितने में खरीदोगे? इसका मैंने पूछा आपसे, एक आम आपने कितने में खरीदा? बताओ। 5 कैसे? कि भाई जितने में जितने टोटल पैसे दिए, ठीक, डिवाइड बाय कितने होते हैं? जितने आपने आम खरीदे 10। तो इसका मतलब ये होगा एक आम की कीमत थी 5 रुपये। ये बात समझ आई? अब मैं जब यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देखा मैंने 65 आम मैं खरीद रहा हूँ 1 रुपए में, ठीक है। 1 रुपये की कीमत है। तो अब एक आम की अगर मुझसे कोई कीमत पूछेगा तो मैं क्या करूंगा? एक के मैं बटे में 65 रख दूंगा, जैसे मैंने उधर किया था, ठीक है। अब मुझे ये बोला है कि भाई ये जो कीमत है ना, इस पे आपको 30% का प्रॉफिट कमाना है। ये तो आपने 1/65 रुपीज में तो आपने खरीदा है, ठीक है। कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि अब आपने कितने का खरीदा था? हाँ, आपने 5 रुपए का खरीदा, ठीक है। अब मैं कोई वो सामने वाला बोलता है ठीक है आपने 5 का खरीदा है, तो मैं चाहता हूं आपको इसमें 20% प्रॉफिट हो, उस पर आप बेचना है आपको, ठीक है। 20% प्रॉफिट पे, तो आप 5 का 20% निकालोगे, 20/100 करके कितना आ जाएगा? ये 5 और ये 1। इसका मतलब आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, भाई 5 में तो आपने खरीदा और 1 रुपए का आपको प्रॉफिट चाहिए, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 6 रुपए। तो इस चीज को मैंने ये ना करके वहां पे डायरेक्ट मैंने क्या किया? 5 का 120/100 कर दिया। इससे काटो 20 और इससे काटो 6, तो मेरा डायरेक्ट 6 आंसर आ जाता है। क्योंकि जो कॉस्ट प्राइस होता है वो 100% होता है, प्रॉफिट जिसमें आप उतना ऐड कर दो उसमें। तो इसलिए मैंने जब यहाँ पे किया, सॉरी, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1/165 कीमत थी। अब मुझे 30% प्रॉफिट चाहिए था, तो इसलिए मैंने 30%, 130/100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब समझ आया? तो इसलिए ये आ गया 1/50। इसका मतलब क्या है कि आप, अगर आपकी आम की कीमत 1/50 है, तो उसमें आपको 30% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर 1 रुपीज में आप 50 आम बेचोगे, आपने 65 खरीदे, 50 बेच दिए, तो आपको 30% का प्रॉफिट हो उसमें। इसका ये मतलब होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 50। अगर आपको दूसरे तरीके से इसको करना है, हम लोगों ने यहाँ पे था, हाँ, अगर मैं मान लेता हूँ, चलो 1 रुपए की वजह से कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मैंने मान लिया 100 रुपए, उसका जो प्राइस था ना 100 रुपए था, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए इसमें? 30% का प्रॉफिट चाहिए। तो 100 का 30% कितना आएगा? 130, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मुझे पता है 100 रुपए में 65 आम खरीद रहा हूँ मैं, ठीक है। इसका मतलब 100 रुपए को ऐसे रहने दो। आपने वो परसेंटेज वाला वो टॉपिक पढ़ा था, जिसमें आप अगर एक नंबर को बढ़ाते हैं दूसरे को कम करते हैं, तो यानी कि एक एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला कम हो जाएगा, पहला कम होगा तो दूसरा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसमें एक कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये है कि 100 रुपए में आप 130 आम खरीदोगे, और इसमें खरीदोगे आप 130 में 100 खरीदोगे। इसका ये मतलब होता है दोनों इक्वेशन में चीजें बराबर रहती हैं। ये आप एक बार, अगर ये ना पता हो तो आप एक बार एक क्लास देख लेना आप। ये क्या कहते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाली क्लास थी परसेंटेज की, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास के बीच में हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो अब ये वाली बात समझ आई आपको? इतना 100 में 130 हो रहा है, तो ये 130 होगा और ये 100 होगा फिर, ठीक है। और 130 की वैल्यू मुझे दिया हुआ है 65 मैंगो, ठीक। 65 मुझे 130 की वैल्यू दिया हुआ है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 मैंगो। तो इसका मतलब क्या है कि मैं 1 रुपये 50 मैंगो बेच दूंगा तो मेरा यहाँ पे काम चल जाएगा। ये शायद आपको इसलिए ना समझ आए क्योंकि आपने वो पहली क्लास ये वाली चीज नहीं समझी थी। समझ आया कि मुझे ये तो सेम रखना है दोनों, ठीक है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं,
उसके बाद में मुझे पता है यहाँ पे 130 अगर यूनिट्स हैं, उसकी वैल्यू 65 है, और यहाँ पे 100 यूनिट्स हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? अगर ये इसका आधा है तो ये इसका आधा, जो 50 मैंगोस, तो ये 50 हो जाएगी। तो उस तरीके से भी कर सकते हो, या तो आपको इस तरीके से करना है जो हम लोगों ने किया है, इस तरीके से, अरे भाई इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। या और दूसरा एक्स मान के करना चाहो तो वो मत करना, क्योंकि उससे हो नहीं पाएगा। हाँ, वो सेंस नहीं है वो करने की। हो सके तो इससे कर लो, अगर इससे भी ज्यादा कंफ्यूज है ना, अगर आपको ये वाली चीज क्लियर है ना, तो ये बेस्ट तरीका है इसको करने का, कि भाई 100, 130 यहाँ पे आ गया, 100 यहाँ पे आ गया, 130 की वैल्यू 65 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 50 हो जाएगी, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब ये वाला सवाल को, ये भी ऐसे ही सवाल है। मैन परचेजेस सम ज्वेल्स एट द रेट ऑफ 11 ज्वेल्स फॉर रुपीज 10, ठीक है, एंड ही सेल्स ऑल द ज्वेल्स एट द रेट ऑफ 10 ज्वेल्स रुपीज 11, ठीक है, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। ये करो। किसी व्यक्ति ने रुपये 10 में 9 नग के भाव से कुछ नग खरीदे, तथा रुपीज 11 में 10 नग के भाव से बेच दिए। उसका कुल लाभ स्लैश हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अपने आप को मान लो उस जगह, कि भाई आपने ऐसे खरीदे, तो आपको कितने परसेंट नुकसान हुआ है, फायदा हुआ? ना, आप 1 मिनट ही सवाल करो। आजकल तो अभी आएगा, देखो, ठीक है। हम्म, किसी आदमी ने कुछ नग खरीदे, 11 नग 10 के हिसाब से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख दूं और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, नहीं नहीं, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखता हूँ, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिखता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या खरीदा? 11 खरीदे, ठीक है, 10 के भाव से। यहाँ पे मैं आर्टिकल्स लिख देता हूँ, एक सेकंड, यार कंफ्यूजन मुझे हो रहा है। यहाँ पे सीपी रहने देता हूँ, यहाँ पे एसपी, ठीक है, और यहाँ पे आर्टिकल्स, ठीक है। आपने कितने खरीदे? पहले आपने 11 खरीदे, ठीक, किसके हिसाब, किसके रेट क्या है आपका? 10, ठीक। आपने बेचे कितने में? 10 ज्वेल आपने 11 में बेची। एक तो उसके पास बच गया। हाँ, और ये भी बढ़ गया, पैसे भी बढ़ गए। इसका मतलब ये है, अगर मैं ये बराबर कर लूं तो चीजें हो जाएंगी। अगर मैं ये देखता हूँ, ये इसने 11 खरीदे ना, 11 गुना अगर मैं 10 कर देता हूँ, तो ये कितने में खरीदेगा? 100 में खरीदेगा, सॉरी 110 में खरीदेगा। 100 यानी कि
11 गुना 10 अगर मैं कर देता हूं तो ये 110 में खरीदेगा। कितने आर्टिकल्स खरीदेगा 110 में? यानी कि ₹11 खरीदता है 10 में, ठीक है। 110 खरीदेगा, 11 गुना 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 10 गुना 10, ठीक है। 100 में खरीद लेगा। अगर 11 खरीद रहा है 10 रुपए में, तो 110 कितने में खरीदेगा? इसका एलसीएम क्योंकि 110 आता है, 10 और 11 रिवर्स नंबर हो रहे हैं ना, इसलिए। अरे, डिड आई से कि आई फिनिश द क्वेश्चन? डिड आई से दैट? मैंने क्वेश्चन पूरा किया अभी। मैं स, मैं नहीं, वो अनसेड है, वो एलसीएम मैंने पढ़ा इसलिए था, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। हर जगह क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है वो नहीं होता ना, ऐसा आप फिक्स नहीं कर सकते ना। मैं बताता हूँ क्यों ले, मुझे बोलने दो। यार बोलने से पहले ही यार हद होगी। ठीक है, मुझे बोलने दो ना क्यों बोल रहा हूँ। मैंने बोला, मैंने 11 मैंने नग खरीदे 10 रुपए के रेट से, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि वहां पे 10 को मैंने 11 में बेचा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैं एक देख लेता हूँ, जो 110 का जो प्राइस होगा वो कितना होगा? 100 होगा। मैंने 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, बस। क्योंकि इसका रेट 10 था, इसका ये मैंने 11 खरीदे थे, 110 आ गया। अब मुझे पता है मैंने 10 को 11 में बेचा है, ठीक है। मैंने 10 जो ज्वेल थे मेरे, उसको मैंने 11 में बेचा है, ठीक। अब अगर मेरे पास 110 मुझे ही करना है, 11 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसमें, 110 हो जाएगा। ये कितने के बेचेगा ये? 121 के। यानी कि 110 ज्वेल खरीदने का प्राइस मेरे 100 रुपए था, ठीक। अब मुझे देखना है 110 को बेचने का प्राइस कितना है? 121। अब समझ आया क्यों किया था? क्योंकि आपको ये बराबर करने हैं। आप डायरेक्ट इससे आंसर नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते? क्योंकि 11 10 में खरीदे और 10 11 में बेचे हैं, तो इसलिए आपको दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो बराबर करने पड़ेंगे। एक तरफ आपको बराबर करना पड़ेगा, दूसरी तरफ जो प्राइस में चेंज आएगा उससे आप ये निकाल सकते हो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। मैंने देखा। हाँ। हाँ। चलो मैं, वो लंबा हो जाएगा इसलिए बोल रहा था। मैं बताता हूँ कैसे। आप क्या बोल रहे हो, 11 ज्वेल को आप बोल रहे हो 10 रुपए में खरीदा, ठीक है। एक का प्राइस क्या हुआ है? 10/11 रुपीज। एक ज्वेल का प्राइस ये हुआ, बताओ, ठीक है। अब 10 ज्वेल उसने कितने में बेचे? 11 में। एक ज्वेल का सीपी क्या हुआ? 11/10, ठीक है। ये सीपी है और ये एसपी है, इन दोनों का डिफरेंस लूंगा मैं, ठीक है। अब तो मेरा प्रॉफिट आएगा। ओके, प्रॉफिट मेरा क्या हो जाएगा? 11/10 माइनस 10/11, ठीक है भाई, ये बात समझ आई। अब एलसीएम क्या आ गया? 110, 11 मल्टीप्लाई करो, 121 माइनस 100, ये कितना आ गया? 21/110। ये क्या है मेरा? प्रॉफिट है। मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था? तो 121/110 डिवाइड बाई 10/11 गुना 100, ठीक। यही करोगे अभी आप। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है, ये इसका कितने परसेंटेज है निकालना है, ठीक। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके यहां पे लिख देता हूं, तो इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये 121 और ये 11 ऊपर चला जाएगा, × 11 डिवाइड बाई 110, सॉरी ये 21 है ना, 21, हाँ, 21, हाँ, ये 21 हो जाएगा। 21 × 11 डिवाइड बाई 110/गुना 10 × 100, ये हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करो, ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे, 11 से 11 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 21%। अब ये कर लो, ठीक है, या फिर ये कर लो।
हाँ, तो इसीलिए तो मैंने बोला कि ये फिजिबल नहीं है। नहीं नहीं, मैं इसको ऐसे फिर से एक बार समझाता हूँ, ठीक है? ऐसे समझो आप कि आपने ना, ऐसे समझ लो फिर से, ठीक है, कि भाई, ठीक है, ये आर्टिकल्स है, ठीक है, ये इनका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना? और ये फिर से सेलिंग प्राइस है देखो। अब मुझे पता है मैंने 11 आर्टिकल्स खरीदे, ठीक, मैंने 10 में बेच दिए, सॉरी 11 आर्टिकल्स मैंने 10 रुपए खरीदे, ठीक है। अब एक दूसरी इक्वेशन है जहां पे आर्टिकल्स और एसपी, आर्टिकल्स कितने हैं 10 और एसपी कितना है 11, ये इसका उल्टा है फिर, ठीक, इसका उल्टा है। इसी तरह सवाल आएंगे। अब इसका उल्टा है, अब मुझे क्या, अब मैं अगर एक चीज सोचता हूं, अगर मैं इन दोनों को, अगर मैं आर्टिकल्स को बराबर बना लूं, आर्टिकल्स को मैं बराबर बना लूं, तो मुझे समझ आ जाएगा उन आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है। अगर यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 10 है, अगर मैं ऐसे देख लूं कि वो ऐसा नंबर मुझे मिल जाए जिसपे ये खरीदने वाले भी बराबर हो जाएं और बेचने वाले भी बराबर हो जाएं, तो मैं 10 की इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, 11 की इसमें कर दूंगा, ठीक है। अब ये वाला कितने, 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 110, आपने 10 की मल्टीप्लाई कर, इसमें आपको कितनी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 11 की गुना कर दोगे, ये भी 110। इसका मतलब क्या है कि मैंने, अब मैं 110 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस आराम से निकाल सकता हूं, उसका सेलिंग प्राइस भी आराम से निकाल सकता हूं, तो मैं उन दोनों को बराबर रख सकता हूं फिर, ठीक। अब 110, 11 को 10 से करोगे ना आप, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद आपको पता है 11 की कीमत 10 है, तो इसमें 10 की मल्टीप्लाई की तो इसमें भी 10 की कर दो, 110 की कीमत 100 होगी। अरे, ये जीरो हटा दो, ये जीरो हटा दो, 11 के 10 क्या है ना, 10 10 की दोनों मल्टीप्लाई होगी ना। अगर भाई 11 रुपए में आप 10 आर्टिकल खरीद रहे हो, मैं बोल रहा हूँ 110 आर्टिकल आप कितने में खरीदोगे, अगर 11 गुना 10 किया है तो 10 गुना 10 भी करोगे, उसी रेशियो में आएगा ना वो तो पैसा। तो यानी कि 110 आर्टिकल की कीमत है 100 रुपए, ठीक। अब मुझे देखना है 10 आर्टिकल को मैंने 11 रुपीज में बेचा है, ठीक है। अब मेरे पास, मुझे पता है 110 का कॉस्ट प्राइस तो है, अगर मुझे इसका सेलिंग प्राइस मिल जाए, कितना मैंने बेचा है वो मुझे मिल जाए, तो मैं उन दोनों के डिफरेंस से प्रॉफिट आराम से निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैंने देखा ये 10 को मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें भी मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 121 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 110 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस उसका 121 है। 100 में आपने खरीदा और 121 में बेचा, ठीक। आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 21% का। या तो ये तरीका है, नहीं तो ये तो कन्वेंशनल तरीका है कि आप एक मानो, उनका डिफरेंस निकालो, वैसे कर लो, ठीक है। या ये हो सकता है आपको इसलिए थोड़ा सा वो लग रहा है कि नया तरीका है, इसलिए आप फेमिलियर नहीं है, तो इसलिए आपको लगता है कि ये हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे आपने देखा यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 10 है, तो आप उसको इंटरचेंज कर दोगे, देखोगे भाई मुझे ये भी बराबर ले आना है और ये भी मुझे बराबर लेके आना है, तो उस तरीके से फिर ये होगा, ठीक है। आपको समझ आया? हाँ बताइए। हम्म। लेकिन आप, नहीं नहीं, वैल्यू सेम कैसे? 10 बाय 11, 11 बाय 10 नहीं, चेंज इधर चेंज हो जाएगी ना सारी वैल्यू, उल्टा हो गया ना फिर वो तो, चेंज कैसे रहेगा? 1/10 और 1/11, तो फिर वहां भी ये आपको करना पड़ेगा, अगर वहां भी ये करोगे तो फिर प्रॉफिट आ जाएगा सेम। नहीं, तुम्हें दिक्कत है कि तुम पीछे वाला तुम वो सोच रही थी उस हिसाब से कर लूंगा जैसे मैंने पहले देखा था, ऐसे होता नहीं है ना, ऐसे कैसे नहीं हो सकता ना यार, कि 65 रुपये एक मंगवाया तो उसके हिसाब से, है ना? तो इसको, नहीं तो आप, अगर ज्यादा दिक्कत है ना, 11 में 10, ठीक है, ये 10 में 11 आ रहा है, अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी सिंप्लीफाई करके कर सकते हो, इसमें यहाँ भी दिक्कत नहीं इसको करने में, बस मल्टीप्लाई फिर से आपको यहाँ पे 10 की करनी पड़ेगी,
फिर से यहाँ पे 10 की, यहाँ पे 11 की, और यहाँ पे भी 11 की। अब ये फाइनल देख लेना, ये कितना हो गया, ये 110 हो जाता है, ठीक है, और ये 100, और ये 121, यानी कि 100 का सामान 121 में बेचा है, 21% का प्रॉफिट हो गया। तो ये आप चाहो तो आप यहां से भी कर सकते हो, और चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स, कर कैसे भी सकते हो, ठीक है, लेकिन एक तरीके से कर लेना जरूर प्लीज। हम्म, ठीक है, समझ आया, चले आगे। ये लास्ट सवाल होगा शायद, हाँ ये लास्ट सवाल है, फिर डिस्काउंट वाला करते हैं अपन लोग, 1 घंटा होगा, चलो। A man purchases some pencil at the rate of 6 pencil for 5 rupees, and he sells at the articles for 5 articles for 6 rupees. His overall profit or loss? सेम सवाल है, 1 मिनट लगना नहीं चाहिए वैसे। बराबर ही बनाना है सिर्फ, क्या बनाना, क्या क्या बोला आपने, क्या है इसका आंसर? 11 तो ऑप्शन में भी नहीं है। 11 का प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस क्या है? कितने परसेंट होगा? वेरी गुड। ठीक है, चलो ये वाला कर लें एक बार। अब लोग हम लोग ये करते हैं, 6 पेंसिल्स, ठीक है, ये आर्टिकल्स, और ये कोच, ऐसे लिख देता ना इसको, ऐसे आसान रहेगा, ठीक। 6 पेंसिल्स आपने खरीदी, कितने में खरीदी, बेची कितने में? आर्टिकल्स 5, और कितने बेचे आपने? 6 में, ठीक है, यानी कि मैंने 6 आर्टिकल्स खरीदे 5 में, 5 बेचे 6 में। तो मैं अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करूं तो इसको भी मुझे 5 से करना पड़ेगा, और इसको मैं 6 से करूं तो इसको भी 6 से करना पड़ेगा, यानी कि ये भी 30 आर्टिकल्स हो गए, ये भी 30 आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, दोनों केस में 30 हो गए। कीमत कितनी थी यहाँ पे इसकी? 25। कितने बेचा? 36 में। कितने का प्रॉफिट हुआ? इंटू 100, तो आपका ये आ गया 44%। ठीक, ये वाला पीछे वाले जैसे ही सवाल था, मोर और लेस। बस आपको ये चीज ध्यान रखना, अभी इस बार डिफिकल्ट नहीं लगा ना करने में? क्यों नहीं लगा? क्योंकि आपने एक बार कर लिया, समझ आया? तो ये बराबर ही तो आपको करना है। और अगेन आई टोल्ड यू इन द वेरी फर्स्ट क्लास कि आप किसका कहाँ यूज करोगे, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, ठीक है, कि आप यूज करो मत करो। अब एलसीएम आ गया, एचसीएफ, ये यूज करने ही पड़े, सीखा इसलिए कि आप उसका डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज करो। अगर ये वैल्यूज बड़ी होती, ठीक है, आप जैसे कि अगर ये वैल्यूज ऐसी होती कि एक जगह होता 30, ठीक है, 30 का बराबर होता मान लो 25 के, ठीक है, आप 30 और 25 के मल्टीप्लाई नहीं करते, वो समझदारी नहीं थी। आप इनके बीच का देखते कि 150 में दोनों कट जाते हैं, ठीक है, तो 30 में आप गुना करते कितनी, 5 की, 25 में गुना करते 6 की, क्योंकि आपको बराबर ही तो करना है।
आप जरूरी 30 और 25 की मल्टीप्लाई करो, क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी बैठ जाएगी। आपको पता है 30 और 25 में 5 कॉमन हटा दिया, ऊपर 6, 150 इसका एलसीएम होता है, तो मैंने वहां यूज कर लिया अपना दिमाग। एलसीएम से निकलेगा ना, एचसीएफ से क्यों निकलेगा? एचसीएफ आपने 5 काटा ना। ना, हर चीज का यूज हर जगह है, इट्स अप टू यू हाउ यू यूज इट। जब मैंने देखा कि 5 कॉमन है, तो मैंने 5 हटा दिया। ठीक है। अब उसके बाद में एक 5 इधर बचा, एक 6 इधर बचा, तो 5 को उधर, 6 की इधर मल्टीप्लाई कर दी, खत्म बात। ठीक है। वो धीरे धीरे आएगी ना। जब आपको ये समझ लिया कि 25 और 30 क्या, तो गुना करो। ये जनरली गुना ही की गई है। लेकिन अब मुझे पता है 25 30 में आपस में गुना करोगे, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं दोनों का एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है। एलसीएम में मेरा काम आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी नहीं होगी। तो इसलिए 30 में आपने 5 की गुना करी, 25 में आपने 6 की गुना कर दी। 150 का आर्टिकल का आपके पास कॉस्ट प्राइस भी आ गया और सेलिंग प्राइस भी आ गया, तो डिफरेंस देख लो कितना है, क्योंकि प्रॉफिट तो सेम रहना है। चाहे 150 का निकालो या 300 का निकालो, है ना। तो वो चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी होगी जब करते वक्त क्वेश्चन। ठीक है। अभी हम लोग, ये हो गया, चलो डिस्काउंट पढ़ लेते हैं यार। ठीक है ना। जब आप मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा ना, एक उस पे मार्क प्राइस रहता है, कि भाई कोई आइटम पे ना 500 रुपये, जैसे कि मान लो 500 रुपये लिखा हुआ है, मार्क प्राइस है 500 रुपये, है ना। मार्क प्राइस है, लिस्टेड प्राइस है, ये सब एक ही बात है। अब उसमें वो आपको बोलता है कि 10% का डिस्काउंट दे देता हूँ, 10% डिस्काउंट दे दिया, कितना आया 50, यानी कि 450, ये क्या हो जाता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक। अब ये क्या है, ये 20% इसमें प्रॉफिट था। ठीक है। तो अगर ये 20% प्रॉफिट था, या मान लो इसमें 50 रुपीज प्रॉफिट था, तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, यानी क्रैमोली जिसमें आप खरीदा है 400 रुपये। ये क्या है, इसको बोलते हैं डिस्काउंट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट। अगर कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करोगे तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड करोगे तो मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट, मार्केट लिखा तो है, मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करो क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ दोगे तो क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग में अगर डिस्काउंट ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा ना। वो तो तुम लोग डेली करते हो ना सब चीजें, तो खुद सोचो, वो ऐसे एकदम से विजुलाइज करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मार्केट में आप लेने जाते हो, मोल भाव करते हो ना, बस तो फिर वही चीज है। यहाँ देख लेते हैं इसको। ठीक है। प्राइस इज मार्क्ड ऑन द आर्टिकल, जितना उस पर लिखा होता है उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक। अब डिस्काउंट, डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ठीक, आपने 500 लिखा है, 400 में बेचा, तो 400 रुपये सेलिंग प्राइस हुआ। उन दोनों का जो डिफरेंस है 100 रुपये, वो क्या होगा, डिस्काउंट। छूट वही तो होती है ना, कि भाई 500 का था, मैं चलो 400 में देता हूँ आपको, तो 400 में आपने बेच दिया, 100 रुपये आपने मेरे कम कर लिए, तो वो मेरा डिस्काउंट हो गया, छूट हो गई, या बट्टा हो गया, जो भी आपको बोलना है। ठीक है। सेलिंग प्राइस एट विच कॉस्ट आर्टिकल जो उसमें बेचा जाता है ना। 500 का सामान 400 बेच दिया, तो 400 रुपये सेलिंग प्राइस हुआ, विक्रय मूल्य हुआ। 500 उसका अंकित मूल्य था, जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं, फिक्स प्राइस बोलते हैं, लिस्ट प्राइस बोलते हैं। अब काफी नामों से जाना जाता है। ठीक है। हाँ। यार मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ना, चीजें थोड़ा सा डिले चल रही हैं, इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी करनी पड़ रही है। नहीं तो ये चीज ऐसी है कि धीरे धीरे एग्जाम्पल के साथ थोड़ा डिटेल में समझाया जाए। ठीक है। वो अगर कभी, ये फाउंडेशन में जनरली कराया जाता है ये सारी चीजें, तो अभी क्या है कि इन लोगों का एग्जाम भी है, तो मुश्किल से 30 क्लासेस हैं, वो सारा मैथ रीजनिंग और इंग्लिश खत्म करना, इट इज वेरी मच ऑफ डिफिकल्ट टास्क। तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आपको कम के साथ में समझाना पड़ रहा है ऐसी चीजें। ठीक है। नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आप जेन्युइनली क्लास लोगे कहीं से, तो मिनिमम आप मानो कि 7 से 8 क्लास आपको मिनिमम लग जाएगी उसको टॉपिक को अच्छे समझने में, क्योंकि एक बार एक टाइप का मैंने एक क्वेश्चन कराया आपको, ठीक है, वो आपको स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा। जब तक उसके 3 4 सवाल ना आप करा दो, तो बच्चे के दिमाग में तब वो बैठता है कि अच्छा ये इस बार ऐसा हुआ, फिर से एक बार ऐसे करूंगा, तो वो एक प्रोसेस है पूरा। लेकिन अभी क्योंकि टाइम का कंस्ट्रेंट इतना ज्यादा है,
तो इसलिए मेरे पास चॉइस या वो लिबर्टी नहीं है कि मैं 4 4 क्वेश्चन करा दूं एक टाइप का, इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक है, चलिए। ए मर्चेंट फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 15% अबव, ठीक है, द कॉस्ट प्राइस। एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, देखो अभी सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं बताओ। सेलिंग प्राइस मैंने आपको पहले ही बताया, 100 प्लस गेन माइनस, ये भी कर लो, लॉस भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी। ये याद है? याद है या नहीं? याद है बात? नहीं याद है भाई? जितना कॉस्ट प्राइस में आप प्रॉफिट 100% होते हैं, जोड़ दो तो गेन आ जाता है, कम कर दो तो लॉस आ जाता है। ठीक है, जैसे कि 500 आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ठीक है, 500 में क्या है कि आपका कॉस्ट प्राइस, आपको इसमें 500 का कोई आपका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 600 रुपए, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ आपको 20%। तो सेलिंग प्राइस जब आप निकालोगे इसका, मैं अगर आपको 500 दूं, प्रॉफिट 20% है, तो इसका आप निकालोगे 100 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है 20, डिवाइड बाई 100 इंटू कॉस्ट प्राइस जो 500 है, ठीक है। अब ये आपका आ गया 120/100 गुना 500, 5, और ये होगा 600। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, जो चीज मैंने यहाँ पे की है, ठीक। 500 का सामान 600 में बेचा, 20% का मुझे प्रॉफिट हुआ, तो 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 500, 120/100 गुना 500, यह आएगा 600, जो कि आपका विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, जितना आपने सामान बेचा है, ठीक। ये चीज मैंने यहां लिख दी। प्रॉफिट, हाँ क्या, 20% था ना प्रॉफिट, तो वही तो 20 लिखा। तो अगर 500 का सामान 600 में बेचा तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच, लागत कितनी है, 20% ना भाई। जितना प्रॉफिट, आपकी कीमत कितनी है, वो परसेंटेज निकालना, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये तो पहली चीज थी ना जो हम लोगों ने की थी, ठीक है। चलिए, अब ये वाली बात समझ आई कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो ये होगा, ठीक है। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। अगर मैं बोलता हूं आपसे कि आपका जो मार्क प्राइस है, ठीक है, जैसे जो मार्क मतलब किसी सामान के ऊपर आप गए, आपने देखा उसमें 1000 रुपए लिखे हुए हैं, ठीक, 1000 रुपए लिखे हुए हैं, उसने कहा मैं आपको 20% डिस्काउंट पे दे दूंगा, मैं आपको 20% डिस्काउंट पे दे दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस में डिस्काउंट कर दूं इसमें से, तो क्या आता है, फिर से सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य आ जाता है फिर से। अगर आप गए, आपने देखा 1000 रुपए लिखे हुए हैं, उसने कहा 20% डिस्काउंट ले लो भाई, मैंने कहा ठीक है दे दो, तो अब मुझे वो चीज 800 की मिली, तो 800 रुपए क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा ना, ठीक है, कि भाई इतना बेच दी, तो बेच यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, तो 800 रुपए मेरा सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सेलिंग प्राइस बराबर 100, ठीक है, माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 इनटू मार्क्ड प्राइस, जितना उस पर लिखा हुआ था। इसमें वैल्यू रखता हूं मैं एक एक करके, है ना। जैसे कि 100, डिस्काउंट कितना था इसमें, 20% का, डिवाइड बाई 100 इंटू मार्क प्राइस कितना था, 1000, ठीक। अब मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो 80/100 गुना 1000, ठीक है, एक दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 800। अब मुझे बताओ, मेरा सेलिंग प्राइस जो था वो 800 ही था, इस फॉर्मूले से 800 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि ये वाली जो बात है, 100 में से डिस्काउंट घटा दो, 100 से डिवाइड गुना मार्क प्राइस कर दो, तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब सेलिंग प्राइस निकालने के दो फॉर्मूले हैं, ठीक।
अब इसका मतलब ये दोनों भी तो बराबर ही होंगे ना, होंगे बराबर। अब मैं इनको बराबर लिख दूं, 100 प्लस गेन डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100 इंटू एमपी। ठीक है भाई, ये बताओ एक सही बात है। तो मैं अब ये 100 से यहां से काट दूं, कट जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं, मैं देखता हूं इनके बीच क्या रिश्ता है, तो सीपी यहां बटे में आ जाएगा और एमपी यहां आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, ये क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट है, ये क्या है, 100 प्लस गेन, प्रॉफिट जितना हुआ। ठीक, इसका मतलब ये हुआ जब भी आपको ऐसे सवाल दिया हो जिसमें क्रय मूल्य और अंकित मूल्य लिखा हुआ है, उसमें आपको क्या करना है कि जो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होगा, जो रेशियो होगा, वो ये होगा, 100 में से अगर डिस्काउंट घटा दोगे तो आपका सीपी आ जाता है, 100 पे से गेन उसमें से जोड़ दोगे तो आपका मार्क प्राइस आ जाएगा कि अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब ये बात ना हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, ये वाली है, देखो आ जाओ। ठीक है, सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ही सेल्स हिज गुड्स एज 12% लॉस देन द फिक्स प्राइस। ठीक है, हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज। ठीक, मतलब कि आपने एक मार्केट प्राइस, यहां पे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस होता है, फिर क्या होता है सेलिंग प्राइस, फिर क्या होता है मार्क प्राइस। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। अब अगर मैं इसको 100 मान लेता हूं ना, 100 रुपए था ये, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस क्या मार्क प्राइस है, 15%, यानी कि 115 होगा ये। अगर 100 रुपए का सामान है और उसको 15% मार्क प्राइस के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, तो मार्क प्राइस 15% होगा अगर 100 रुपए का सामान है। अब हाँ, मतलब एक आदमी है, ठीक है, उसने क्या किया हुआ है, जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उसमें 15% बढ़ा के मार्क प्राइस लिखा हुआ है अपने डब्बे के ऊपर, यानी कि 100 रुपए का सामान, तो उसने 115 का लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए 100 रुपए का सामान 115 का मेरा अंकित मूल्य है, जिसमें इसको मार्केट प्राइस, इसलिए मार्केट प्राइस ही बोलते हैं क्योंकि लोग को वही दिखता है ना कि भाई डिब्बे पे जितना लिखा हुआ है, अब तो उसे मानेंगे हाँ इतनी की होगी, उसके बाद डिस्काउंट आता है। अब उसने क्या किया, ही सेल्स हिज गुड्स एट 12% लॉस देन द फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस यानी कि यही फिक्स प्राइस है, ऐसे मान लो इसे फिक्स प्राइस है। ठीक, यार देखो ही फिक्सिस ना, तो फिक्सिस से फिक्स ले लिया, बस इतनी सी बात, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है ना। फिक्सिस से फिक्सिस, तो मार्केट प्राइस बोल लो, फिक्स प्राइस बोल लो, जो मन करे वो बोल लो, बात लेकिन एक ही। ठीक, आप जितना लिखते हो जरूरी नहीं ना आप उसमें बेच पाए, ऐसा भी होता है ना। तो इसलिए अब क्या किया उसने इसको, हाँ 12% लॉस पे बेचा है, 115 का 12% निकालना पड़ेगा। क्या बोल रहे हो, 13.8, तो कितने बेचा, माइनस कर दिया 13.8। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ मुझे बताना, फाइनल प्रॉफिट का। मेरा 100 रुपए का सामान था और मैंने 102 101.2 रुपीज में बेच दिया, मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 रुपये 20 पैसे का। कितने का प्रॉफिट हुआ ना, कितने पे हुआ, 100 पे हुआ, तो मैं इसको गुना 100 कर सकता हूँ, ये यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, ये 6 और ये 5, 6/5 यानी कि 5 सही 1/5, ये आंसर आ गया। ये आंसर कौन सा है आपका, बी।
5 से ही 1/5 आ गया ना। अरे सॉरी, 1 से ही 1/5। ठीक, 6/5 था, 5 से डिवाइड किया। हाँ, ये इसका 12% 13.8 आया, इसमें से माइनस कर दिया, यानी कि इतने बेच दिया ये। 8 माइनस कर दो तो ये आ जाता है, यानी 100 रुपए का सामान 101 रुपए 20 पैसे में बेचा। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 1 रुपये 20 पैसे का। अब वो 100 रुपए में, ठीक है, तो उसका परसेंटेज निकाल दे। अदरवाइज इसको आप डायरेक्टली सक्सेसिव से भी कर सकते थे, +15 -12 -AB करके 1.2 आ जाता, परसेंटेज निकल के 5/6 आ जाता। वो बताया तो था, अगर कोई चीज बढ़ती है तो +A करते हो, ये भाई बढ़ा तो ये कॉस्ट प्राइस में ही है ना। 100 से 15 हुआ, फिर माइनस हुआ 12 हुआ, और -AB 15, और इसके गुना कर दो 180/100, ठीक है। अब ये क्या आ जाता है, 15 में से 12 के 3, 3 में से 1.8 माइनस कर दो 1.2। 1.2 कितना परसेंट होता है, अब इसको निकाल दो बस तुम। ये 1.2% आएगा, हटा के ये 5/6, यानी कि 1:1/5%, ये आ जाएगा। ये भी आ सकता, मतलब एक तरीका है ये भी करने का। A+B+AB/100, ये था इसका फॉर्मूला। ये साइन चेंज होते रहेंगे, अगर इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। इसका ये है, तो ये आपको अपने कन्वीनियंटली यूज करना पड़ेगा उसके हिसाब से। ये बढ़ रहा है घट रहा है तो साइन आपको वहां से ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। बट ये वाला तरीका भी है, ये वाला तरीका नॉर्मली जो हम यूज करते हैं, या अदरवाइज सक्सेसिव से डायरेक्ट कर लो तो उससे भी हो जाएगा, ठीक। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X, ठीक है। इट इज मार्क्ड अप बाई 200%। इट इज सोल्ड ₹540 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। वॉट इज द वैल्यू ऑफ X, ठीक है। किसी वस्तु की जो लागत मूल्य है वो X रुपीज है, ठीक है। उसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया है ना। जैसे 100 रुपए की चीज है तो उसको 300 रुपए में अंकित किया गया है, 200% बढ़ा दिया। अब 25% छूट देने के बाद उसे 540 में बेचा गया है, तो एक्स का मान कितना होगा? हाँ, 300, मतलब उसे ऐसे मान लो 200 गुना बढ़ा के, यानी कि 300% पे लिख के 25% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद उसको 540 रुपए में बेचा गया। तो अब बताना है कि उसकी कीमत क्या है। वैसे अब तक तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए ये चीज, ज्यादा दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। कि भाई 100% किसी की कीमत होती है, 200% से बढ़ा दिया तो यानी कि 300%, उसकी कीमत लिख दी उस पे, है ना, लिख दी। अब मैंने क्या किया, 25% डिस्काउंट दिया उसमें 300% में। तो 300% में 25% डिस्काउंट दिया, यानी कि जो 540 है वो 75% की कीमत है 300% का। अगर मैं इसका 75% निकालूं, ठीक है, तो 75/100 कर देता हूं, तो कितना है, 540, ठीक। अगेन ये 3 और ये 4, ठीक है, 3 ये 4, अब ये इधर इससे ये काट दो, ये आ जाएगा 180 × 4, ठीक है। अगर मैं यहां भी देखूं तो 300% की कीमत कितनी आ रही है, 18×72 = 720। मुझे कितने परसेंट की कीमत चाहिए, 100% की कीमत चाहिए। 3 से इसे काट देता हूं, ये 24 आ जाएगा, तो 240। ये होगा डायरेक्ट सवाल से करने का आंसर तरीका, कि 100% की कीमत 240 आएगी, है ना। ये आसान तरीका, अब तक ये चीज समझ आ जानी चाहिए थी एटलीस्ट तुम्हें तो। क्योंकि कोई भी अगर तुम चीजें एज्यूम करोगे तो मान के चलो कि भाई 100 रुपए की चीज मैंने मान ली, चलो उसको 200% बढ़ा के उसको लिख दिया है, यानी कि मैंने, अगर मैं कोई चीज एक्स भी मानता हूं, एक्स मानी, एक्स को मैंने 200% यानी कि 2x बढ़ा के लिख दिया, तो 3x, 3x पे उसका मैं जो प्राइस है ना लिखा हुआ है वो, ठीक है। अब उसका जो 75% है वो मेरा है 540, ये 25% डिस्काउंट देने के बाद ये आया, तो ये 75% की कीमत रही फिर।
तो ये 3 और ये 4 आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 3 से ये आप काट दो, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। फिर 3 से ये आप काट दो तो कितना आ जाएगा 6, और 6 चौक 24, तो x की वैल्यू डायरेक्ट 240 ऐसे ही आ जाएगी। ये भी आप ऐसे ही कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। समझ आया नहीं? पक्का समझ आया ना? क्या समझ आया बताओ? ये 75/100 क्यों किया? कहाँ लिखा हुआ है? तो लिखा भी नहीं हुआ, डिस्काउंट है, ठीक है, इसलिए 75% कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने 75% किया, और ये 3x कहाँ से आया? तो ठीक है, 200 गुना मतलब कि 2 गुना, ठीक है, यानी तो 3x। अब ये 540 दिया हुआ है, ठीक। मुझे पता है 75% की वैल्यू अगर, तो मैं x को डायरेक्ट 240 ले आऊं, ठीक। आया समझ? हाँ जी। आपको समझ आया? थोड़ा बहुत आइडिया लगा, ठीक है। आपको समझ आया? डन। अब ये वाला सवाल आप करके बताओ, ये वाला सवाल कौन करेगा? और इसमें आपको 1 मिनट है। 240। निशा, हाँ आपका आंसर सही है। हाँ जी, 30 सेकंड में सवाल करना प्लीज। ओ भाई, भाई अभी ऑनलाइन किसी का आंसर आया? अभी तक तो नहीं आया किसी का भी। लगा लो अगर लगे तो यार। बी, ठीक है। देखो, ये सीपी और ये एमपी, ठीक है। सीपी का क्या हम लोगों ने निकाला था? 100 माइनस डिस्काउंट, कितना आ जाएगा? और ये मार्क प्राइस से क्या निकाला था? 100 प्लस गेन, तो ये कितना आ जाएगा? 130। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 40/90 × 100। अब ये निकालो आप, क्या आ जाएगा ये? 400/9। 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/9%। ठीक, ऐसे कर लो डायरेक्ट। ये याद ना, सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है 100 प्लस और माइनस प्रॉफिट। ये वाली चीज याद है जो हम लोगों ने पीछे की थी? कहाँ पे की थी? ये वाला आपका क्या था स्टार्टिंग में? क्या था ना, ये रहा, ये अभी क्या था। सीपी 100 माइनस डिस्काउंट होता है, और एमपी 100 प्लस गेन होता है। तो बस उसमें वही वैल्यू आपको रखनी थी, ठीक है, कि भाई ये आपका डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। 100 माइनस डी, डी कितना 10%, तो 90 हो गया 100 में से। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 30, तो 130 हो गया। सो यानी कि 90 के समान को आपको 130 लिखना पड़ेगा, तब जाके कंडीशन पूरी होंगी। इसका मतलब कितने कितने परसेंट ऊपर लिखना पड़ेगा? 40/90, 44/4/9% उसको ऊपर लिखना पड़ेगा, उसका ये मतलब है, ठीक है। अगर आपको लगता है आप मैन्युअली भी इसको काउंट कर सकते हो रिवर्स करके। कैसे? 90 का सामान 130 में लिखना है, 10% डिस्काउंट है, 30% गेन है, यानी गेन 90 90 पे निकलेगा,
90 का 30% कितना हुआ? 9×27, 117, 117 आएगा। ये कितने परसेंट की वैल्यू होगी? 90% की। 10% डिस्काउंट के बाद ये वैल्यू आ रही है, इंटू 100 कर दो। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 13 निम्मा, और ये आ जाएगा 130। तो ऐसे भी अगर आपको डाउट हो तो आप उसको रिवर्स भी चेक करके अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो। ठीक, ये सवाल, इसको बस इसको याद रखो यार, ज्यादा उसमें मत पड़ो। कॉस्ट प्राइस है, 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर दो। मार्केट प्राइस है तो 100 में से 100 को गेन में जितनी परसेंटेज जाओ उसमें ऐड कर दो, दोनों का देख लो रेशियो क्या है, उसके हिसाब से जो डिफरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस वहां से निकाल लो। ठीक है, बस ये याद रख लो, ये दोनों चीजें। ठीक है, उससे ज्यादा याद रखोगे तो अंडर से कंफ्यूजन ही होगा। ठीक है, बस इतना याद रख लो। ठीक है, आगे चले। हाँ जी, बी आंसर। हाँ, चलो। अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, कोई भी एक आदमी है ना, वो X% अबव अपने सामान को, कुछ नहीं परसेंट लिखता है, ऊपर लिखता है, आप लिख सकते हो। ठीक है, बट वो कॉस्ट प्राइस में ना 30% फिर डिस्काउंट देता है उसको लिखने के बाद, और जो मार्क प्राइस होता है, एंड हिज प्रॉफिट इज 5%, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। ये बताना क्या होगी एक्स की वैल्यू। ये भी वैसे ही निकल जाएगा जैसे पहला निकाला था, या नहीं निकलेगा? जो अभी क्वेश्चन इससे पहले किया था ऐसे ही होगा ये भी। हाँ, उसी तरीके से करो। तो 50, निशा का आंसर सही है, आपका भी आंसर ठीक है। हाँ, ये लीजिए, सॉरी, सीपी 100 माइनस डिस्काउंट, मार्केट एमपी 100 प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो सीपी क्या होता है? 100, हाँ 50 ठीक तो है, 100 माइनस डिस्काउंट, सीपी ये होता है, ये क्या होता है? 100 प्लस गेन। ठीक है, अब डिस्काउंट कितना है इसमें? 30% डिस्काउंट है। ठीक, तो 100 में से 30 माइनस करो, कितना आता है? प्रॉफिट कितना है? 5%। तो 100 में 5 जोड़ो, कितना आता है? कितने का डिफरेंस है? 35। ये इससे कितने परसेंट हो जाएगा? इससे आधा ही, या तो यानी कि 50%। ठीक है, ये करना था इसमें, है ना। देखो 35/70 इंटू 100 कर दो, दो, ये हो गया 50%, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलो, ये वाला बताओ। मोर और लेस हमने ना इसके जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं सारे ही कर लिए। ठीक है, तो एग्जाम में आपको मिलेगा तो इसमें से ही मिल जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन वाले आप भी इस सवाल का जवाब देना। मोस्ट प्रेज्ड। देखो मैं अब्रोड गया है ना, चलो मैं यूएस गया, वहां से मैंने घर ही खरीदी। ठीक है, जिसको मैंने 500 रुपये में खरीद लिया। कस्टम ड्यूटी कहाँ? कस्टम ड्यूटी लगती है जब आप इंडिया में एंटर करोगे, तब लगेगा। इंडिया उस पर कस्टम ड्यूटी लगाएगी जो आपने खरीदा है, तो आप 500 में 10% ऐड करेंगे उसी कॉस्ट में।
हम्म एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस टोटल क्या हो जाएगा? ठीक है, 500 प्लस 500 का 10%, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 500 प्लस 50 विच इज 550। ये बात समझ आई इतनी? हम्म आ गई। 550 में अब आपको ये बात समझ लेनी चाहिए, जो भी आंसर होगा वो 11 के मल्टीपल में होगा। यहां से इतना भी कर सकते हो आप। 11 किसी से कटता तो नहीं है। 11 है तो आंसर में 11 उसको होना ही पड़ेगा। 11 को कहाँ 11 काटोगे? प्राइम नंबर है भाई। 2 3 6 एक बार को कट जाए या उसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो कुछ हो सकता है। 11 में 11 तो रहेगा, या फिर 22 रहेगा तो उसमें भी 11 रहेगा। अगर मैं ऑप्शन से भी जाऊं तो एक ही ऑप्शन में आता है 11 880 में। अगर ये 550 है ना, 20% निकालना, इतने आप कॉमन सेंस लगा लोगे। ये उससे ज्यादा उसका 25% प्राइस भी तो है ना। अब इतना तो दिमाग भी लगाओगे ना, आप ऐसे नहीं ना ब्लाइंडली चले जाओगे कि भाई मैंने 11 देखा, दोनों देखा, मैं ये देख नहीं रहा हूँ कि 20% प्रॉफिट, तो इसके 20% कितना 110 आ जाते हैं। 660 तो वो हो जाएगा। वो 75% की वैल्यू है क्योंकि 25% डिस्काउंट है तो 880 हो जाएगा। वैसे तो देखो 550 आपका कॉस्ट प्राइस। अब आपको इस पे क्या चाहिए? 20% प्रॉफिट चाहिए। तो मैं सेलिंग प्राइस क्या होगा मेरा? 550 प्लस 550 का 20%। 550 का 20% क्या आएगा? ये 5 और ये काट दो, 110 आएगा, ठीक है। तो मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 660। ठीक। अब मुझे क्या बोला है? आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 25%। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो मार्क प्राइस है का 75% की वैल्यू ये है, क्योंकि 25% डिस्काउंट दिया। तो इसका मतलब 660, 75% की वैल्यू अगर है तो 100% की कितनी होगी? ये 3 और ये 4। इससे काटो 22, 0, 22 चौका 880। तो आपका 880 आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर मार्केट प्राइस का, मैं इसे ऐसे लिखता हूँ, मार्केट प्राइस का, ठीक है, 25% डिस्काउंट दिया उस पर, तो कितना बचा? 75। ये होगा नहीं होगा सेलिंग प्राइस? मार्केट प्राइस का जो 75% है वो सेलिंग प्राइस के बराबर होगा या नहीं होगा, ये बताओ। यही तो किया, बस आगे। अब 100 को इधर आप ले जाओ और 75 को इधर रहने दो। बात तो एक ही है। सेलिंग प्राइस मेरा 660 आ गया, तो मैंने यहाँ पे 100, यहाँ पे 75 लिखा। उसको मैंने आगे फिर कैलकुलेट किया। उसके बाद 880 आपका आंसर आ जाता है। हाँ जी, 880 है। वेरी गुड। ठीक है, आगे चलें। ये वाला करो। 770, ठीक है। कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, ठीक है। फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। उस खिलौने की लागत कीमत क्या है जिसकी अंकित कीमत 770 रुपये है, ठीक है। A person now allows a 10% discount for cash payment from the market price of a toy, and still he makes a 10% gain. What is the cost price of the toy which is marked rupees 770? ठीक है। 770 रुपये का कोई एक खिलौना है जो कि मार्केट में उस पर लिखा हुआ है 630। ओके, ठीक है। तो 770 रुपये खिलौना है, ठीक। अब वहां पे आप गए 770 का, उसने कहा अगर आप मुझे कैश में पेमेंट दोगे तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। मैं यानी कि 770 का 10% निकाल दूं, माइनस कर दूं ना 10%। ये कितना आता है? 70 माइनस 77, कितना आ जाएगा ये? 693।
ठीक है, ये आ जाएगा भाई। इसमें से मैंने माइनस किया, 693 आया। हम्म, जो क्या है, 10% है अभी भी इसमें। जो 10% का प्रॉफिट मुझे अभी भी इसमें हो रहा है, ठीक है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यानी ये सीपी का, सीपी और ये एसपी है मेरा, तो एसपी है ना। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस एसपी। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यही तो होता है एसपी, या नहीं होता है। तो इसकी वैल्यू ये है, सीपी की वैल्यू 100% होती है और प्रॉफिट की वैल्यू 10% है। तो इसका मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू हुई, 110% की। तो प्रॉफिट तो आप सीपी पे निकालोगे ना, इसलिए इसका 10% नहीं निकालना है, वही चीज समझा रहा था आपको। क्योंकि प्रॉफिट सीपी में निकाला जाता है, और ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है, जितना आपने बेचा है। तो इस पे आप प्रॉफिट नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, और इवन अगर आप ये करोगे ना फिर, तो यानी कि जो सीपी हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 693। 10% का प्रॉफिट है 110 गुना 100। ये जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, इससे काटो 6 या, तो ये आंसर आएगा 630। बता देता हूँ मैं कहाँ से समझ नहीं आया। अब मैं, एक सेकंड, मैं अगर ये बोलूं कि आपने ना कोई चीज 600 रुपये में बेची है, उसमें 20% प्रॉफिट है, उसका कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालोगे। 600 में कोई आपने चीज बेची है, ठीक है, उसमें 20% प्रॉफिट है, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। मुझे आंसर बता चाहिए सर, इट्स अप टू यू हाउ टू डू इट। बताओ क्या होगा। 580, 480 होगा शायद, वो गलत तुमने माइनस कर दिया। अब मैं ये बोलता हूँ एक आर्टिकल है, उसकी कीमत 500 रुपये है, कॉस्ट प्राइस, उसको मुझे 20% प्रॉफिट में बेचना है, मैं कितने में बेचूंगा। 500 है, मुझे 20% प्रॉफिट में उसे बेचना है, तो मैं उसे कितने में बेचूंगा। कैसे, 500 का 20% निकाला ना आपने, 100 आता है, 600। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, दोनों सेम इक्वेशन थी। नहीं, आपने गलत किया। मैंने बेसिक रूल आपको बताया था कि प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं। पहले केस में आपने सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट कर दिया, दूसरे केस में आपने कॉस्ट प्राइस में कैलकुलेट कर दिया। ये दिक्कत आ रही है आपको। प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो हमेशा जितने में आपने खरीदी है कोई चीज, जितनी आपकी लागत है, वो उस पे कैलकुलेट होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपको ये बोल दूं, बेच दी, उसमें 20% प्रॉफिट है, अब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। इस इसका ये मतलब हुआ, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है या नहीं होता है, ये बताओ। होता है। प्रॉफिट कितना हुआ, 20%। तो एसपी कितना हुआ, 120% हुआ या नहीं हुआ। तो 120% की वैल्यू तो मुझे 600 दी हुई है, एसपी मुझे 600 दिया हुआ है ना। तो 120 मुझे निकालने कितने परसेंट की है, कॉस्ट प्राइस यानी कि 100% होगा मेरा। अब इससे करो 5, तो ये आ गया 500। यही चीज इस क्वेश्चन में यहां पे की गई है। जो एसपी है वो कॉस्ट प्राइस प्लस 10% है, यानी कि 110% की वैल्यू है। मुझे निकालने कितने परसेंट की है, सीपी तो 100% होता है हमेशा,
तो मुझे यहाँ पे 100% की वैल्यू जब मैं निकालूंगा, ठीक है, 693 110% की वैल्यू है, और मुझे चाहिए 100% की वैल्यू। ये जीरो से ये और ये कट के आ जाता है 3, तो 630। इसलिए आता है, आपको ये यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बस। हमेशा थंब रूल है कि प्रॉफिट और लॉस को कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करोगे आप, और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, उसके हिसाब से बाकी चीजें इधर उधर चलेंगी, लेकिन वो 100% होगा। ठीक है, अगर वो 100% है, तो इसका मतलब 693 जो है वो 110% की वैल्यू है, क्योंकि 10% इसमें प्रॉफिट भी तो जुड़ा हुआ है ना मेरा। 100 रुपए का 100% तो मेरी लागत थी, किसी भी चीज में 100% लागत लगाते हो, उसका 10% मेरा प्रॉफिट भी है, तो यानी कि 110% है 693 की वैल्यू। तो लेकिन मुझे अपनी कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट मेरी 100% होगी, तो मैंने 110 बटे गुना 100 से गुना कर दिया, तो मेरा आ गया 630। ये ऐसे निकलेगा। अब आई बात समझ में? ये कंफ्यूजन मत रखो, मैं बोल बोल के थक गया हूं कि भाई प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा 100% मानते हो। आपकी किस चीज में लागत लगती है, वो 100% लगती है, उसका चाहे वो 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, वो रहेगा हमेशा 100% ही। ठीक, उसमें 10% हुआ ऐड। अगर 1000 लागत है तो 100 रुपये हो जाएगा, अगर 20,000 लागत है तो 2,000 रुपये हो जाएगा। प्रतिशत के हिसाब से चेंज हो जाएगा, लेकिन जो वैल्यू है प्रतिशत में वो 100 ही रहेगी, एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन कीप चेंजिंग इट, वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला सवाल करो। ठीक है, चलो ये वाला सवाल बताओ। हाँ जी, 630 निशा, आपका आंसर सही था। राकेश एंड राजेश टुगेदर bought 10 balls and 10 rackets। ठीक है, राकेश spent 1300 and Rajesh spent rupees 1500। If each racket costs 3 times a ball does, then what is the price of a racket? हम्म, बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे भी प्लीज जल्दी बताओ। हाँ जी। तो 10 बॉल इक्वल टू 1300 रुपए की है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? राकेश और राजेश ने खरीदा ना, तो वो जब मिला था। हम्म, हाँ जी, निशा आपका आंसर सही है एकदम, बहुत बढ़िया। करें? चलिए, ठीक है, कर लीजिए आप। करें?
नहीं नहीं, अभी कर लेते हैं, आ जाओ। ठीक अब, ठीक है, अब ये बताओ कि दो लोग हैं, वो 10 बॉल खरीद का है, 10 रैकेट खरीद का है। ठीक, लेकिन इतने टाइम लगना नहीं चाहिए था, मुश्किल 20 सेकंड का सवाल नहीं था ये, इतना प्रैक्टिस के बाद। ठीक, 10 बॉल 10 रैकेट खरीद का है, कितने रुपए में? 2800 में। आगे क्या बोलता है? ईच रैकेट कॉस्ट 3 टाइम्स अ बॉल डज। ठीक है, इसका मतलब एक रैकेट की कीमत 3 बॉल्स के बराबर है। 10 रैकेट है, तो इसके 30 बॉल लिख दूं मैं। 10 रैकेट का मतलब अगर एक रैकेट 3 बॉल के बराबर ही हुआ ना, ये बोल रहा है ना। 10 का मतलब क्या हुआ? 30। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40 बॉल, 2800। ये कट गया इससे, कितना आया? एक बॉल की कीमत कितनी आई? 70। गुना 3 कर दो, कितना आ जाएगा? 70 गुना 210। मतलब फिर इतना टाइम क्यों लगा लेकिन? फिर 210 आ गया, लेकिन मैंने उसको पढ़ लिया 120। अब मुझे लगा ऑप्शन में 120 तक है, तो वापस मैं उसमें ये होता कैसे है? इस तरह की पैक्यूलर पैक्यूलर वाली गलतियां, या मतलब एनीवे, चलो ठीक है, आया समझ। बस यही चीज पकड़ने की, 3 टाइम है, इसको 3 गुना कर दो, बॉल बन गए सारे, और उसके बाद में आपका आंसर आ गया। कोई नहीं, आप कर लो एक्सरसाइज करके, ठीक है ना? चलो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये वाला सवाल करो। हाँ, एक सेकंड, चलो, 3 सवाल बाकी हैं और अभी हमारा टाइम, इनफ टाइम है। चलो ये वाला करो, दिख नहीं रहा है? आज यार फिर से नई दिक्कत हो गई यार। अरे मेरा ये एक्चुअली अंगूठे का इशू है थोड़ा, एक, ओके, हाँ अब तो दिख रहा है ना? ठीक, जय एंड विजय, ठीक है, जय तथा विजय। अच्छा, spent an equal amount of money to buy some pens and special pencils from the same quantity from the same store। ठीक, आप करो ना पढ़ के, मैं तो पढ़ूंगा ही ना, आप तो अपना तो करो। अरे वाह, ठीक है, चलिए, अगर, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, यानी कि जय और विजय किसी स्टोर में जाते हैं, वहां से वो पेन और कुछ पेंसिल खरीदते हैं। ठीक, आप गए, और दोनों ने एक चीज फिक्स किया जाने से पहले कि हम लोग ना जो पैसे खर्च करेंगे बराबर करेंगे, ना तुम ज्यादा करोगे ना मैं ज्यादा करूंगा। ठीक, तो अब जय ने क्या खरीदा? जय ने क्या किया? जय ने 3 पेन खरीदे प्लस 5 पेंसिल खरीदे। जय ने ये खरीदा। ठीक, अब बचा कौन? विजय। विजय ने क्या खरीदा? 2 पेन खरीदे और 7 पेंसिल खरीदी। बताओ, ये वाली बात। हम्म, इसका मतलब क्या? 3 पेन और 5 पेंसिल, दोनों के प्राइस तो बराबर है। मान लेते हैं इसने भी 100 रुपए दिए और इसने भी 100 रुपए दिए, ठीक है, दोनों ने बराबर ही दी, कुछ ही मान सकते हैं। अब इसने इससे 1 पेन कम खरीदा है। हम्म, और इसने इससे 2 पेंसिल कम खरीदी है। इसका मतलब एक पेन की जो कीमत है वो 2 पेंसिल के बराबर है नहीं, है नहीं। हम्म,
तो प्राइस ऑफ पेन इज 2 times द प्राइस ऑफ पेंसिल। सही है, वेरी गुड। आया समझ? ठीक है, कि बस इसमें यही समझना था कि अगर इसने एक पेन कम खरीदा है और 2 पेंसिल ज्यादा खरीदी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पेन की जो कीमत है वो 2 पेंसिल के बराबर है, तभी उन्होंने बराबर पैसे खर्च किए। ठीक है, आगे चलें। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। हम्म 3 articles P, Q and R for rupees 3330, if P costs 25% more than R costs 20% more than Q, so then what is the cost of P? ये आपको बताना है। ठीक है, तो सी निशा, हाँ आपका आंसर सही था। हाँ जी। हम्म मतलब मैं आप करोगे आप एनीवेज, आपने किया। हम्म, क्यों ये सब बना ली जिस हिसाब से दी ठीक हुई है, ठीक है, ऐड कर दिया। क्या कहते हैं? मतलब अभी मैं डिवाइड कर रही थी, मैं कैलकुलेशन नहीं तो। अरे भाई, एक सेकंड दिखाओ, पेन दिखाओ। ये ये क्या लिखा है आपने? मैंने गलत लिख दिया। कोई बात नहीं, सही लिख लो आप। तो फिर अब सही है ना, मतलब मेरा आ जाएगा आंसर। है ना, सही है ना। ठीक है, हाँ जी आया, आपका आंसर आया। ऑनलाइन किसी का आंसर 1350 सही आंसर है। यस, एनीवन एल्स? आपने किया? क्यों, क्या दिक्कत हुई बताओ। क्या नहीं समझ आया, सवाल समझ नहीं आया? 3 लोग हैं, है ना? एक आपका नाम पी से ही है, प्रिया ना? प्रिया, आपका नाम क्या है? प्रोमिला। क्यू से किसी का नाम ढूंढना है। क्यू से किसी का नाम है, क्यू से? क्यू से नाम क्या हो सकता है वैसे? आर से? रेन, यस। अब ये 3 लोग हैं, है ना? जो चाहे लोग मान लो या ये मतलब जो 3 टाइप के आर्टिकल्स है खरीदने हैं, एक ही बात है ना? अब उनकी जो टोटल कीमत है वो है 3330। भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं दुकानदार के पास गया कि मुझे ये 3 आइटम्स आपसे खरीदने हैं। ठीक है, अब दुकानदार एकदम से अच्छे मूड में है, मतलब वो मजाक करना चाहता है मेरे साथ। उसने कहा यार देख, मैं तुम्हें तभी दूंगा, ठीक है मैं आपको तभी दूंगा जब आप, मैं जिस तरीके से आपको बोलूंगा ना उस तरीके से आपको उन जो कीमत है ना वो निकालनी पड़ेगी। उन्होंने मुझे कहा जो पी की कीमत है, विच इज 20% मोर देन आर, 25% मोर देन आर। ठीक, उसने एक बात ये बोली।
उसने दूसरी बात बोली, जो आर जो की कॉस्ट है वो 20% मोर देन क्यू है, ठीक है। अब उसने बोला प्राइस निकालो सबका, तो उसने मुझे कहा आर की जो कॉस्ट है ना 20% मोर देन क्यू है, तो इसका मतलब मैं क्यू को अगर 100 मान लेता हूं, तो मैंने मान लिया आर की कॉस्ट क्या होगी 120, उससे 20% ज्यादा है, आ जाओ 120 लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसने क्या किया, इफ पी कॉस्ट 25% मोर देन आर, मतलब इससे 25% ज्यादा किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है। 120 का 25% कितना होता है, 30 होता है, ठीक। ये कितना आ जाएगा, इसमें 30 आप जोड़ देंगे 150 आ जाएगा, ठीक। अगर अब मुझे दिख रहा है कि ये नंबर बड़ा है तो मैं यहां से काट देता हूं, जीरो काट दी, जीरो काट दी, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। अब मैं चाहूं तो यहाँ एक्स लिख सकता हूं ना, एक्स लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में एक्स लिख दिया। अब मैं इनको जोड़ता हूं तो कितना हो जाता है, ये 15 + 10 + 12 37, एक्स की वैल्यू क्या है 3330। जब उसने मुझे ये कंडीशंस बताई तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा यार मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं होगा, मैं ना उनके बीच में देख लेता हूँ रिलेशन क्या क्या बैठ रहा है। आपको नहीं समझ आया, देख, हाँ 3 से, अरे जीरो से जीरो कट नहीं नहीं, ये गया। जीरो थी ना, ये भी जीरो, ये भी जीरो थी, क्यों नहीं, दो दो तीन भी कट सकता है। नहीं नहीं मत काटो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर नहीं काट, नहीं नहीं तो इसको 370 एक्स लिख लो, चलो ठीक, ऐसे सही है। मैंने नहीं काटा इसको, आप ऐसे करो, मत काटो, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पी, एक सेकंड, ये आप ये आप ऐसे समझो कि ये नहीं कटा है, ठीक है। ये 185 लिखा है, और ये 100 लिखा है, और ये 120 लिखा है। एक्स तो लिख सकते हैं अपन लोग यहाँ, एक्स लिख सकते हैं। अब मैं जो, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं तो मेरा 3,330 आएगा, नहीं आएगा। भाई मैंने बोला इनकी कीमत ये है, एक्स लगा दिया सब में, इसकी कीमत 150 एक्स है, इसकी 100 एक्स है, और इसकी 120 एक्स है, ठीक है। इनकी कीमत, जो टोटल कीमत है वो 3,330 है जो मुझे दी हुई है। तो अब मैंने कहा मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, 3,330 का बराबर होगी वो, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी है जो कि एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी, वही उससे मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरी एक्चुअल वैल्यू आएगी, ठीक। मैं अब 370 को यहां ले आऊं, ये इसके बटे में आ जाएगा। अब ये जीरो से जीरो काट सकता हूं, ठीक। अब 37 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 9 आएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9, पी की वैल्यू क्या है, पी यहां पे कितना आया था 150 एक्स, तो मतलब मैं, अगर मुझे पी निकालना है तो 150 एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी आई है मेरी 9, तो 1350 में लिख दूंगा, समझ आया। पी की वैल्यू 150 एक्स है, एक्स की वैल्यू 9 आई, मैंने 9 यहां पे रख दी, तो 1350 आंसर आ गया। पूछा क्या है, मुझे पी की वैल्यू पूछी है, तो 1350 मेरा आंसर आ गया, बस, ठीक। बात समझ आई अभी, है ना। तो इस तरह के सवाल को जनरली आप ऐसे, और ये वाली चीज जो आप बोल रहे थे ना वो ऐसे होता है, देखो ये 150 है, ये 100 है, और ये 120 है, ठीक। मैं बोल रहा हूं कि आपके पास 150 रुपए है, इनके पास 100 रुपए है, और इनके पास 120 रुपए है, ठीक। अब मैंने कहा आप सब ना अपने आगे से जीरो हटा दो, आपके पास 15 बचे, इनके पास कितने बचेंगे 10, इनके पास 12 बचेंगे, ठीक। इसका मतलब क्या है, जो रेशो रहेगा जीरो सब में हटाने के बाद वो सेम रहेगा। जैसे कि अगर मैं यहां, आपके पास 50 रुपए है, इनके पास 80 रुपए है, या तो मैं ये बोल दे रहा हूं, ठीक है, या मैं ये बोल देता हूं कि आपके पास जो पैसा है ना वो 5 और 8 के रेशो में है। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसमें किसी नंबर की गुना करूं, इसमें किसी नंबर की गुना करूं, ये रेशो सेम रहेगा। मैं इसमें 10 की गुना करता हूं 50 आता है, इसमें 10 की गुना करता हूं 80 आता है। बात सेम है। इसलिए हो गया था कि आप चीजों को, कि
जो कैलकुलेशन है ज्यादा बड़ी ना हो, सिंप्लीफाई करने के लिए आप चीजें जीरो काट लेते हैं, कोई नंबर करते हैं ना, काट लेते हैं तो चीजें आसान हो जाती है। ठीक है। हाँ जी। चलो अब ये लास्ट सवाल है, मुझे लगता है ये सवाल कर लो बस, देन वी विल रैप अप फॉर टुडे। नहीं नहीं, इससे खत्म हो जाएगा ये टॉपिक ना, प्लीज समझो, लास्ट सवाल है भाई, ये लास्ट सवाल करो प्लीज। हाँ जी, 1350 सही है, वेरी गुड। टीना आप आजा, आंसर नहीं कर रहे हो, नोट फॉर ए सिंगल क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए ये वाला सवाल करो, लास्ट सवाल है, और ये सबसे डिफिकल्ट सवाल भी है अब तक जितने हमने किए। ये शायद यूपीएससी का है इस बार, 25 का या 24 का शायद ये सवाल। ठीक। हाँ जी। 4 संतरे, 6 आम और 8 सेबों की कुल कीमत, 1 संतरा, 2 आम और 5 सेबों की कुल कीमत की दोगुनी है। हम्म, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। The total cost of 3 oranges, 5 mangoes and 9 apples is equal to the total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples. ठीक है। The total cost of 1 orange and 1 mango is equal to the cost of 1 apple. सब लास्ट क्वेश्चन है, टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं वो करा रहा था। नहीं नहीं, ये पीवाई क्यू है तो इम्पोर्टेंट था, इसलिए सोच रहा था बता दूं। ये तो 3:15 बजे था ना शायद, तो मैं ऑनलाइन बंद कर देता हूँ अगर ऐसा है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, आप ये लोग ना, आप पीपीटी में मिलेगा आप। हाँ, तो प्लीज आप सभी लोग ये क्वेश्चन कर लेना, अगर किसी को भी डाउट हो तो आप कल पूछ लेना, मैं एक बार 2 मिनट के लिए एक्सप्लेन। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू।